Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we will discuss about the most important topic of education, research and education. We will discuss in this topic some basic concepts of research and education. First of all, we will discuss about the concept of scientific method. What is scientific method and what is its application in research and education? Then we will give some definitions of research and educational research. Also, we will discuss about need and importance of research in education. Finally, we will also discuss about the characteristics of research. हमने ये देखना है कि तहकीक की खुसूसियात क्या होती हैं. ये बहुत ही अहम टॉपिक है रिसर्च का एजुकेशन के अंदर. ख़ास तौर पर बीए के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च और एजुकेशन के चैप्टर के हवाले से ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी आता है. इसमें इसकी अहमियत और अफादियत के बारे में डिस्कशन की जाती है और आखिर में हम ये देखेंगे कि वो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको हल करने के लिए हम रिसर्च का सहारा कैसे ले सकते हैं. रिसर्च बेस्ड डिसीजंस की बुनियाद पर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके हवाले से हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ जनरल बातें भी डिस्कस करेंगे रिसर्च और एजुकेशन के हवाले से. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिसर्च किस बुनियाद पर कंडक्ट की जाती है. रिसर्च है क्या? रिसर्च को समझने के लिए सबसे पहले हमें साइंटिफिक मेथड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. इब्तदाई क्लासों में आप ख़ास तौर पर साइंटिफिक मेथड के बारे में इब्तदाई मालूमात भी हासिल कर चुके हैं. बहरहाल हमें इस टॉपिक के अंदर साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करने के लिए एक ख़ास कंटेक्स्ट के अंदर देखना होगा. साइंटिफिक मेथड क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इल्म हासिल करने के लिए हम कुछ सोर्सेज इख्तियार करते हैं. उन सोर्सेज में जो इंसानी काविश की बुनियाद पर हम जिन सोर्सेज को इख्तियार करके इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं उनमें चंद एक सोर्सेज बहुत अहमियत के हामिल हैं. दीज सोर्सेज आर अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव सोर्सेज. इनको समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि अथॉरिटी क्या है और उसके साथ साथ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर हम नॉलेज गेन करते हैं. और इसके अलावा दो बहुत ही मशहूर और अहम किस्म के सोर्सेज हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें हम इंडक्टिव और डिडक्टिव सोर्सेज के नाम से याद करते हैं. अथॉरिटी मीन्स आप जिस तरह समझते हैं कोई भी फ़र्द जब अपने किसी भी फील्ड के एतबार से ऐसी एक्सपर्टाइज हासिल कर लेता है और अपनी एक डिस्टिंक्शन बना लेता है कि जिसकी बुनियाद पर हम उससे राब्ता करते हैं इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, तो उस फ़र्द की उस फील्ड के अंदर एक अथॉरिटी होती है जिसे हम बाद वक़्त नॉलेज अथॉरिटी के तौर पर भी लेते हैं. किसी भी फील्ड में जो तजर्बाकार शख्स होता है हम उससे राब्ता करते हैं मसाइल को समझने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए. इसके साथ साथ हमारा अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस होता है. हम ज़िंदगी के अंदर जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो मुख्तलिफ़ तजर्बात से हमारा वास्ता पड़ता है. जो जो हमारे तजर्बात को वुसअत मिलती चली जाती है उसी तरह हमारी मालूमात में भी इजाफा होता चला जाता है. इसको हम एक्सपीरियंस के नाम से याद करते हैं. इसके साथ जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है, ये सोर्सेज उस वक़्त काम आते हैं जब हम मुख्तलिफ़ मिसालों से किसी एक नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं और कोई एक प्रिंसिपल या एक थ्योरी कायम करते हैं, एक उसूल वज़ा कर लेते हैं, तो हम उसे इंडक्टिव या इस्तक़राई इल्म के एतबार से जानते हैं. इसी तरह जब हम किसी एक उसूल की बुनियाद पर कोई जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर जाते हैं, जनरल एक परसेप्शन डेवलप करते हैं, तो उस किस्म के सोर्स को हम डिडक्टिव सोर्स का नाम देते हैं. इसके लिए आमतौर पर जो मिसालें बयान की जाती हैं, मसलन ये कि
रोज़ाना सूरज को हम देखते हैं कि वो मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब को गुरूब होता है। तो हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। इसी तरह जब हम डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर इसी मिसाल के एतबार से सोचते हैं तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि हम ये कहते हैं कि चूँकि सूरज मशरक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, चूँकि आज भी दिन हुआ है तो आज भी सूरज मशरक़ से ही तुलू होगा और मगरिब में ही गुरूब होगा। इसके साथ साथ और मिसाल पे भी आप गौर कर सकते हैं। मसलन ये कि हम इंसानों को देखते हैं, वो पैदा होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस तरह हम एक नतीजा अख्ज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कि इंसान फ़ानी है, इंसान इस दुनिया से मौत के मुंह में चला जाता है। और जब हम इस नतीजे को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि फ़लाँ भी एक इंसान है तो उसने भी फिना हो जाना है, ये हम डिडक्टिव रीजनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड? अब हम इस बात के ऊपर आते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। जब हम इन तमाम सोर्सेज ऑफ नॉलेज को एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पर यूज़ करते हैं और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये तमाम सोर्सेज जो हैं एक मौसर ज़रिए का रूप धार लेते हैं और इस तरह हम एक साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये एक सिस्टमेटिक वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है। हम इसके ज़रिए से एक मुनज़्ज़म तरीक़ा से मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर दाखिल होकर हम मालूमात हासिल करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो मैटर करते हैं, किन स्टेप्स से गुजरकर हम साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से हमने इल्म हासिल किया है, तो इसमें दर्ज झैल ये स्टेप्स जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। मसलन सबसे पहले रिकग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, हमें ये देखना होता है कि मसला है क्या जिसका हम हल चाहते हैं। नंबर 2 पे फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम उस मसले के 2-4 मुमकिन हल के मुतालिक सोचते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। अपने साबका तजर्बात की बुनियाद पर भी या किसी अथॉरिटी से रब्ता करके भी हम इसके मुमकिन हल के मुतालिक कुछ बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके साथ हम फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा जमा करते हैं, हम मवाद जमा करते हैं। मवाद जमा करने से मुराद क्या है? मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उस मसले से मुतालिक मवाद को जमा करते हैं और फिर हम उस मवाद को का तज्ज़िया करते हैं, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं और आखिर में नताइज तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन रिगार्डिंग कन्फर्मेशन और डिसकन्फर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस के मरहले के अंदर जाते हैं। हमने जो हाइपोथेसिस डेवलप किए थे, हम उस डाटा की बुनियाद पर ये देखते हैं कि वो जो हमने हाइपोथेसिस, वो जो मफरूज़ात कायम किए थे इस मसले के हल के हवाले से, क्या वो सही थे या गलत थे। जो गलत हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो सही मफरूज़ा अगर कोई साबित हो जाता है तो हम उस मसले के हल के तौर पर उसको पेश कर देते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च और एजुकेशनल रिसर्च से क्या मुराद है। जब आप ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर ही हम एक ऑथेंटिक नॉलेज को गेन करने में कामयाब होते हैं, तो फिर आपके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि रिसर्च क्या है और एजुकेशनल रिसर्च क्या है। दरअसल रिसर्च नई मालूमात, फैक्ट्स को पा लेने के लिए एक सिस्टमेटिक वे के ज़रिए से इल्म हासिल करना और फिर उन हक़ाइक़ की जांच, परख, पड़ताल करने का नाम जो है हम उसे रिसर्च का नाम देते हैं। और इसमें हम जब सिस्टमेटिक वे की बात करते हैं तो दरअसल वही साइंटिफिक मेथड के मराहल से गुजरकर हम जब किसी भी मसले का हल तलाश कर लेते हैं और हक़ाइक़ को जान लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने रिसर्च एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लिया और नए इल्म की तलाश को मुमकिन बनाया। जब हम इनको प्रॉपर तरीके से एक डेफिनेशन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो मैंने यहाँ पर 2-4 डेफिनेशंस देने की कोशिश की है। तो इसमें आपने ये देखना है कि रिसर्च जो है ये बेसिक एक्टिविटी है, जबकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन का फील्ड होता है, जब हम इसके उसूलों का अतलाक करके हम किसी भी फील्ड के अंदर
किसी भी फील्ड के मुताल्लिका मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका अप्लाइड फील्ड बन जाता है। इसी तरह आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि रिसर्च जो है ये वो बेसिक उसूल होता है, ये वो बेसिक एक्टिविटी होती है जिसको हम अप्लाई करते हैं एजुकेशनल फील्ड के अंदर, तो फिर यही रिसर्च एक्टिविटी जो है वो एजुकेशनल रिसर्च का रूप धार लेती है। इन डेफिनेशंस को देखने के लिए मैं एक दो आपके सामने पेश कर देता हूं। मसलन रिसर्च क्या है? ए फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड रिसर्च। बहुत ही आसान तारीफ है कि मसाइल को हल करने के लिए एक बाकायदा और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार का इस्तेमाल, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल को हम रिसर्च का नाम देते हैं। जब हम एजुकेशनल रिसर्च के अंदर आते हैं तो इसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जब हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये एजुकेशनल रिसर्च का रूप धार लेती है। एजुकेशनल रिसर्च इज दैट एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी हमने इस तरीके से साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना है कि हम लोगों के एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज हों और वो अपने एटीट्यूड को एक साइंटिफिक अंदाज में परफॉर्म करने की कोशिश करना शुरू कर दें और किसी भी चीज़ को अंधाधुंध कबूल करने के लिए तैयार ना हों, बल्कि उनके अंदर एक क्यूरियासिटी मौजूद हो। हर एक चीज़ से मुतल्लिक हक़ाइक़ को जानने के लिए वो सिस्टमेटिक वे के अंदर जाकर एक रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी की बुनियाद पर हक़ाइक़ को तलाश करने के आदी बन जाएं और अपनी परसेप्शंस को फिर साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर डेवलप करने में कामयाब हों। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक इसी अंदाज से कि ये अहमियत क्या है रिसर्च की एजुकेशन के साथ। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ रिसर्च विद एजुकेशन। तो इसको देखने के लिए हमने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को देखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि एजुकेशन का कंसेप्ट बेसिकली क्या है। एजुकेशन, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सुकरात ने इससे मुतल्लिक ये कहा था कि सच की तलाश का नाम दरअसल तालीम है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ तारीफ़ें मुख्तलिफ लोगों ने बयान की हैं, जिस तरह के जॉन डेवी ये हमें बताता है। जॉन डेवी से मुतल्लिक जब हम देखते हैं कि उसने तालीम की तारीफ़ इस तरह की है कि ये तजर्बात की तामीर नौ और तंजीम नौ का नाम है। इससे तजर्बे के मानी में वुसअत पैदा होती है और आइंदा पेश आने वाले तजर्बात के लिए एक नई राह मुतय्यन की जा सकती है। इसके साथ साथ और भी आप डिफरेंट एजुकेशन की डेफिनेशंस को देख सकते हैं। मसलन यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन आपके सामने देने की कोशिश करता हूँ। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्वायरिंग जनरल नॉलेज, डेवलपिंग द पावर्स ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट एंड जनरली ऑफ प्रिपेयरिंग वन सेल्फ और अदर्स इंटेलेक्चुअली फॉर मैच्योर लाइफ। यानी इस तरीके से हम एक जनरल नॉलेज, एक इल्म हासिल करें कि जिसकी बुनियाद पर हम एक इस्तदलाल को कायम करते हुए हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर सकें, किसी भी शख्स को इस बात के लिए तैयार करें कि वो आइंदा अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार हो सके, वो अपनी आइंदा ज़िंदगी को कामयाबी से गुजारने के लिए तैयार हो सके। इसको हम एजुकेशनल प्रोसेस का नाम देते हैं। एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ अप्लाइड रिसर्च। एक तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये अमल का मैदान है। रिसर्च एक्टिविटी के अमल का मैदान जो है वो एजुकेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि रिसर्च की बुनियाद पर ही तालीम से मुतल्लिका तमाम तर मसाइल, वो जो स्टूडेंट से मुतल्लिक हों, टीचर से मुतल्लिक हों, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक हों, सब को उनका एक साउंड रेजोल्यूशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जाना होगा। इसी तरह आपने ये देखना है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन एंड व्हाट कैन बी मेड ए सोर्स फॉर दिस इनोवेशन, कि हम एजुकेशन के फील्ड को जिद्दत के साथ कैसे उसकी मुताबिकत पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सोर्स हम इख्तियार कर सकते हैं, जिस तरह के नई तहकीकात जो हैं वो सामने आती हैं एजुकेशन के फील्ड में, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं,
تو उस जिद्दत को हम अपने एजुकेशन सिस्टम का अगर हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंदर जाकर तालीम के अंदर उनको इम्पार्ट करने में कामयाब हों और इस तरह हम एजुकेशन को नित नई जहतों के साथ मुताबिकत पैदा करने में कामयाब हो सकें। ए वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस नीड मोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं इस दुनिया के अंदर आ रही हैं और हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरह उनके साथ अलाइन करना है, किस तरह उनके साथ उनकी मुताबिकत पैदा करनी है ताकि हमारे जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार होकर हमारी मुआशी और मुआशरती तरक्की का बायस बने, उसके लिए हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम रिसर्च और एजुकेशन की अलाइनमेंट को यकीनी बनाएं, जिसके ज़रिए से हम नित नए तरीक़ों से वाकफियत हासिल कर सकते हैं और दुनिया का भी मुकाबला हम इसी शक्ल में कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, ये भी इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है दरअसल, रिसर्च और एजुकेशन के रिलेशनशिप के हवाले से। बहरहाल इसको स्पेसिफिकली आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो एजुकेशन के तालीम के अनासर हैं उनको आप इस तरह देख सकते हैं कि मकासद तालीम है, हमने इनको देखना है, उनकी जांच परख करनी है कि क्या हमारे मकासद तालीम रियलिटी बेस्ड हैं या कोई हमने ऐसे मकासद तो मुकर्रर नहीं किए हुए स्टूडेंट से मुतल्लिक जो अचीवेबल भी नहीं हैं। इसके लिए हमें रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जाना होता है। इसी तरह हमारा करिकुलम कैसा है, हमने इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नतीजे हासिल करने में कामयाब हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसला आ चुका है कि पहली से 5वीं क्लास तक एक ही निसाब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसके क्या फ़वायद होंगे और ये किस बुनियाद पर ये फैसला किया गया है, यकीनन इस बात की ज़रूरत को बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस किया गया कि हमारे यहाँ जो तबकाती निज़ाम तालीम है अगर उसको हमने बेहतर तरीके से एड्रेस करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम अपने निसाब को यकसा बुनियादों पर उस्तवार करें। तो ये दरअसल रिसर्च बेस्ड डिसीजंस होते हैं और यही रिसर्च का रोल होता है एजुकेशन के अंदर। हम मुख्तलिफ फील्ड्स को कितना मौसर बना सकते हैं, हम अपने तरीका है तदरीस को, हम अपने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को किस तरह मौसर बना सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद हासिल कर सकें। इसको हम इस अंदाज से देखेंगे। मुख्तलिफ एजुकेशन के फील्ड्स के एतबार से हमने अपने इम्तिहानी निज़ाम को किस तरह मौसर बनाना है कि हम फिर एजुकेशन और इंडस्ट्री के दरमियान बेहतर तरीके से अलाइनमेंट को डेवलप कर सकें। जो हमारे स्टूडेंट्स तालीमी इदारों से तैयार होकर बाहर आएँ तो वो इंडस्ट्री की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल हों। यही नीड है और यही इम्पॉर्टेंस है रिसर्च की एजुकेशन के फील्ड के अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? जो भी कोई बंदा रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जाता है उसकी बुनियाद पर किस किस्म की एहतियातों की उसे ज़रूरत होती है और रिसर्च उसकी स्किल्स के अंदर किस तरह इजाफा करती है, किस तरह बेहतर करती है, किस तरह उसके एटीट्यूड को डेवलप करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है और फिर रिसर्च एक्टिविटी एक बेहतर से बेहतर नतीजे तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं जब हम रिसर्च एक्टिविटी को इन खुसूसियात के साथ मुज़य्यन करके आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो बेहतर से बेहतर नताइज हमें हासिल होंगे और वो रियलिटी बेस्ड डिसीजंस, रियलिटी बेस्ड जो नताइज होंगे, रिजल्ट्स होंगे, वो हमारे सामने आएंगे और उन्हीं रिजल्ट्स की बुनियाद पर हम उसूल, कवानीन और जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। मसलन एक बात आपको जहन में रखना होगी कि द रिसर्च एक्टिविटी इज ऑलवेज हाईली पर्पसिव और इसी तरह इसके प्रोसेस के अंदर बहुत ही एक्यूरेसी का ख्याल रखना पड़ता है। हर एक स्टेप को बेहतर तरीके से अंजाम देना पड़ता है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट मौजूद ना हो जिसकी बुनियाद पर उसके रिजल्ट के ऊपर जो असरात हों वो मुरतब हो रहे हों कि जिनको हम अथेंटिक रिजल्ट के तौर पर ना ले सकें। इसी तरह
मफरूज़ात का कायम करना, फिर उनकी वेरिफिकेशन करना कि मफरूज़ात सही साबित हुए, गलत साबित हुए। पूरी रिसर्च एक्टिविटी से गुजर कर आप इस की कन्फर्मेशन और डिसकन्फर्मेशन को आप यकीनी बनाकर आप रिसर्च एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फर्स्ट हैंड सोर्सेज। पहले कुछ प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। सबसे ज़्यादा अहमियत रिसर्च एक्टिविटी के अंदर यही होती है कि जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, बुनियादी सोर्सेज हैं, उनसे आप अगर मालूमात हासिल करते हैं तो उनके ऊपर आप बेहतर तौर पर इन्हिसार करके बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर आप इन्हिसार करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इन्हिसार करेंगे जब आपके पास प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज मौजूद ना हो। तो फिर इसमें इस बात की इजाज़त होती है कि आप सेकेंडरी सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब आप तारीख़ी तहकीक के मैदान में जाते हैं तो यकीनन जो वाक़यात गुजर चुके हैं उनकी जांच पर करने के हवाले से आपको बाज़ औक़ात सेकेंडरी सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी एंड केयरफुल इंक्वायरी का भी ख्याल रखा जाता है। इसमें 2 + 2 4 का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करके मालूमात को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है। हाँ, अलबत्ता इसमें जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च एस्पेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ उन्हीं रिसर्च की अक़साम के एतबार से हमें इनके ऊपर ध्यान देना होता है। ये एक अलग टॉपिक है रिसर्च टाइप्स के हवाले से, जिनके ऊपर अलग एक वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि रिसर्च को किस अंदाज से तकसीम किया जाता है और उसमें ऑब्जेक्टिविटी और इस तरह जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है कि रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी जो भी होती है इसके लिए बहुत ही हौसला, सब्र, मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि ये एक वक्त तलब काम होता है, बहुत ही सब्र आजमा मरहला होता है। और जो भी इस रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जाता है उसे पहले ज़हनी तौर पर तैयार होना होता है कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी उसे हौसला रखना होगा। उसके साथ आखिर में मैं इस बात के ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के वो कौन से फील्ड्स हैं कि जिन्हें हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और उनके अंदर हम रिसर्च एक्टिविटीज़ को डेवलप करके हम रिसर्च बेस्ड डिसीजंस को यकीनी बना सकते हैं। दरअसल वो तमाम तर फील्ड्स एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से लेकर नीचे तक, स्टूडेंट्स के हवाले से हों, टीचर्स के हवाले से हों, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के हवाले से हों, इनपुट एंड आउटपुट के एतबार से हों, तो ये सारे के सारे फील्ड्स जो हैं इनके मसाइल की जांच परख, इनका इस्तेहज़ार, इनको समझने के लिए हमें जिस एक्टिविटी का सहारा लेकर सही फैसलों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च एक्टिविटी है। वो फील्ड्स कौन से हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ उनकी निशानदही करने की कोशिश की है। इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मसाइल हैं, प्रोसेस के अंदर क्या मसाइल हैं कि जब आप तालीम का अमल मुकम्मल कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर किस हद तक तालीमी निज़ाम के अंदर इस्तेमाल की जा रही है और हमारे मुल्क के अंदर इसका दर्जा कौन सा है और हम किस तरीके से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाकर हम अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर दुनिया का मुकाबला करने के काबिल बना सकते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक फील्ड है, कल्चर एक फील्ड है, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिसीशंस अबाउट द एजुकेशनल फील्ड्स, ये भी हमारा एक मैदान हो सकता है रिसर्च के लिए। इसी तरह फैसिलिटीज़ एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं, ये भी एक फील्ड है। इनके अंदर हम सही फैसले सिर्फ और सिर्फ उसी बुनियाद पर कर सकते हैं जब रिसर्च एक्टिविटी के अंदर जाकर हम नताइज हासिल करें और प्रिंसिपल्स वज़ा करें और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इसके लिए हमारे और जो मैदान जिनके ज़रिए से हम इनमें बेहतरी लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है, मसलन ये है कि लिटरेसी के एतबार से अभी तक भी हम दुनिया के स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में कामयाब नहीं हो पाए। कैसे हम इसमें कामयाब हो सकते हैं
اور اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پائے، تو اس کے لیے لٹریسی امپرومنٹ کے اندر بھی ہمیں ریسرچ کا سہارا لینا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح پارٹیسپیشن ریٹس، کتنے بچے ہمارے اس وقت ملک کے اندر تعلیمی اداروں سے باہر ہیں اور کتنے بچے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو بچے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں لانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانا ہوں گے، یہ بات ریسرچ کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح انسینٹیوز فار اسٹوڈنٹس کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف متوجہ ہو سکیں، کس قسم کے انسینٹیوز ہم اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے سوشل جسٹس کا، کہ جب ہمارے ہاں غرباء طبقے کے اندر یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں نوکریوں کے حصول کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جن کو ہم اختیار کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس وجہ سے وہ تعلیم سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کون سے اقدامات اٹھانا پڑیں گے تاکہ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایجوکیشن سے متعلق ڈیفرنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو فراہم ہوتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔